Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. उद्योग जगतની ચર્ચા आज मैं स्वागत करता हूं श्री के यादव जी का। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने गत साल से ये एक प्रोग्राम चालू किया है कि जहां पे कुछ नया मेंबर्स को बताया जाए जो उनको शायद पता भी नहीं हो। और हाल ऐसा हुआ कि गत महीने हमने एक पोस्टल प्रोग्राम किया था, पोस्ट के साथ, डाक विभाग के साथ, और श्री के यादव जी आए थे। जो लोग आए थे सुनने वो तो हैरान रह गए, लेकिन सबके मन में और हमारे प्रेसिडेंट के मन में ये दुख रहेगा कि सबको ये बात का पता ही नहीं है, तो उनको कैसे बताया जाए कि डाक विभाग क्या कर रहा है। तो ये नक्की किया गया कि सर को बुलाए, उनसे वार्तालाप करें और उनसे समझे। डाक विभाग ने 117 साल पूरे किए। 9 अक्टूबर को ग्लोबल पोस्टल यूनियन ने 150 साल पूरे करे। तो मानो कि ये ग्लोबलाइजेशन जो अभी बात करते हैं तो काफ़ी साल से डाक विभाग ने कर दिया था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी भाषा आपको टूटी फूटी लगेगी जब आप सर से उनकी हिंदी में आप जानोगे कि डाक विभाग क्या क्या कर सकता है और आपके जीवन में कैसे आपको सहयोग देता है। सर, आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हितेन भाई। डाक सेवाओं की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं है कि जो डाक सेवा है लोगों के दिलों से, लोगों की संवेदनाओं के बहुत करीब रहा है। भारतीय डाक विभाग से पहले अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया में डाक सेवाओं का अपना एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है डाक सेवाओं ने कबूतर से कंप्यूटर तक का सफ़र तय कर लिया है। एक दौर था कि कभी जो है कबूतर के माध्यम से लोग पत्र भेजा करते थे, फिर एक दौर आया कि घोड़े, हाथी और यहाँ तक कि ऊँटों का इस्तेमाल होने लगा। फिर एक दौर आया कि फिर जैसे जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन बदलने लगे तो आप देखेंगे कि तमाम बसों के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, हवाई जहाज़ के द्वारा, माने आज जो है दुनिया में जितने भी ऐसे माध्यम हैं सबका जो है डाक विभाग जो है डाक सेवाओं के लिए जो है इस्तेमाल करता है। जैसा कि आपने बताया कि भारतीय डाक विभाग का अस्तित्व जो है एक विभाग के रूप में 1 अक्टूबर 1854 को हुआ और भारतीय डाक विभाग ने इस समय अपने 170 जो है गौरवशाली साल पूरे किए हैं। हमारे भारत में जब कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है 90 के दशक में आया तो जो चिट्ठियाँ हैं वो लोगों को बड़े लंबे समय से जोड़ती रही हैं। और एक दौर था कि आप देखेंगे लोग एक दूसरे को खतों किताबत किया करते थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे। हम भारत में बैठे हुए हैं, हम भारत से जो है पेरिस के चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, पेरिस वाला जो है कनाडा को लिख रहा है, कनाडा वाला यूएस को लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं चिट्ठियाँ लिखते थे। और ये जो चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, जो पत्र लिखे जाते हैं, सिर्फ ये हाथ से लिखे हुए कोई चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अपने आप में किसी भी देश की जो संस्कृति है, किसी भी देश की जो विरासत है, किसी भी देश की जो सभ्यता है, आप कह सकते हैं कि उन सब का एक जीवंत दस्तावेज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर करके न सिर्फ पहुंचता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन सब चीज़ों को जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो भारतीय डाक विभाग का जो सबसे महती योगदान अगर देखा जाए, अगर कोर सेक्टर के रूप में जो चिट्ठियों के रूप में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस देश की जो सभ्यता, संस्कृति, विरासत और भावनाएं हैं उसको अगली पीढ़ियों तक के लिए भी सजो कर करके रखते हैं। और आज भारतीय डाक विभाग में आप देखेंगे तमाम तरह के जो है परिवर्तन हो रहे हैं। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे जो है डाकिया डाक लाया से डाकिया बैंक लाया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर, जो हमारे युवा साथी जुड़े हुए हैं उनसे ज़रूर एक चीज़ संवाद करना चाहूँगा कि कई बार लोगों को लगता है कि चिट्ठियाँ तो अब कोई लिखता नहीं है, और जब चिट्ठियाँ लिखता नहीं तो डाक विभाग करता क्या है। वक्त के साथ जो है चिट्ठियों ने अपना स्वरूप बदल लिया। अगर चिट्ठियाँ लिखना न लिखना ये आपके हिस्से में है, लेकिन चिट्ठियों को डिलीवर करना डाक विभाग के हिस्से में है। आज आप देखेंगे कोई भी जो है डाकघर जो है सिर्फ चिट्ठियों के साथ साथ आप देखेंगे कि बचत के क्षेत्र में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, बीमा के क्षेत्र में है। और अगर हम आज आप बात करें कि आज भारतीय डाक विभाग किन चीज़ों को डिलीवर करता है, तो आप देखें कि डाकघर आज की डेट में एक
मॉल की तरह हो गए हैं, जहां पर आपको एक छत के नीचे तमाम सेवाएं मिलेंगी। आप सोचिए, आधार आज आपके जीवन का आधार है। बच्चे का जन्म होता है तो होता है कि पहले इसका आधार कार्ड बनवाया जाए। आज डाकघरों में न सिर्फ आधार बनने की प्रक्रिया होती है, बल्कि पूरे देश में आधार की डिलीवरी डाकघरों के माध्यम से होती है। पासपोर्ट आप देखेंगे कि डाकघरों के माध्यम से बन रहे हैं और पूरे देश में जो है डाकघरों के माध्यम से जो है डिलीवर्ड हो रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में डाकघरों के माध्यम से डिलीवर्ड हो रहे हैं। यहाँ तक कि डाकघरों में जो कॉमन सर्विस सेंटर है उनके माध्यम से पैन कार्ड बन रहे हैं और पूरे देश में जो है डाकघरों के माध्यम से डिलीवर्ड हो रहे हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड वो डाकघरों के माध्यम से डिलीवर्ड हो रहा है। यहाँ तक कि आज आप देखेंगे कि गंगा जल हुआ, लगभग 150 मंदिरों के प्रसाद, जिसमें जो है तमाम ज्योतिर्लिंग भी हैं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो, चाहे बाबा महाकाल हो, चाहे बाबा सोमनाथ हो, पूरे देश में डाकघरों के माध्यम से मंदिरों का प्रसाद और गंगा जल जो है लोगों तक पहुंचता है। और यहाँ तक कि अगर आप कोई खाता खोलते हैं बैंक में तो उसका जो एटीएम कार्ड है और चेकबुक है वो भी जो है डाकघरों के माध्यम से पहुंच रही है। तो निश्चिततः समय के साथ डाक सेवाओं ने अपना जो है काफ़ी, अगर मैं सिर्फ डाक की बात करूं, चिट्ठियों की बात करूं, तो काफ़ी जो है विस्तार किया है। आपने तो काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन उसमें से जो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो है कि एटीएम जो है, तो एटीएम का कैसे यूज़ होता है और रूरल एरियाज़ में जो गांव जो छोटे छोटे गांव, उसमें लोगों को इससे कैसे फ़ायदा होता है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि अब डाकिया डाक लाया से डाकिया बैंक लाया तक का सफ़र पूरा हो चुका है। भारतीय डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की एक स्थापना की है, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया था। और अपने आप में आप देखेंगे कि बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। आज कहते हैं कि शहरों में बैंक हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनबैंकिंग इलाके हैं। और दूसरा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को उसके लिए भी साक्षर किया जाए, सिखाया भी जाए। तो वो भूमिका जो है भारतीय डाक विभाग निभा रहा है। और चूंकि भारतीय डाक विभाग आप देखेंगे कि पूरे देश के कोने कोने में है, 1,65,000 डाकघर इस पूरे देश को जो है कवर करते हैं। और ये सिर्फ आज की डेट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा हमारा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो पूरे देश को चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है जोड़ता है। तो जो हमारा डाकिया है, आप कहीं भी आज देखेंगे कि अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आप एक तरह से आप डिजिटल मोड पर आप अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और आपका कहीं भी कोई भी बैंक अकाउंट हो, देश के किसी भी कोने में हो, बशर्ते वो आधार और मोबाइल से लिंक होना चाहिए। आप घर बैठे अपने डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी की। तो किसी भी किसान भाई को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपने डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से वह किसी भी क्षण एक बार में 10,000 रुपये तक की राशि निकाल सकता है। आज जो गवर्नमेंट का आप अधिकतर देखेंगे कि जो चीज़ें वेलफेयर स्कीम के रूप में जा रही हैं, सारी की सारी डीबीटी है, लोगों के बैंक अकाउंट में जा रही हैं। अब सोचिए कि अगर कोई अपना उस खाते से पैसे निकालने के लिए शहर आए या चल कर करके एटीएम आए, तो ऑफकोर्स उसमें उसका अच्छा खासा एक खर्च होना है, उसका समय भी जाएगा और उसका पैसा भी जाएगा। लेकिन डाकिया के माध्यम से करने में ये सारी की सारी जो है सुविधाएं प्राप्त हो। सर, काफ़ी चीज़ें जो है कोरोना के समय में डाक विभाग ने काफ़ी बड़ा काम किया है, जो काफ़ी कम लोगों को मालूम है। तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि कोरोना के समय में हमने क्या क्या किया? देखिए, कोविड के समय में डाक सेवाओं ने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई। हमारे जो तमाम जो डाककर्मी हैं, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी काम किया। उस समय जो सबसे बड़ा प्रयोग हुआ था कि उस समय आपको याद होगा कि चाहे हवाई सेवाएं हों, चाहे रेल सेवाएं हों, अधिकतर सेवाएं बंद हो गई थी। तो सवाल है कि एक देश में एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसपोर्ट कैसे हो। तो उस समय डाक विभाग की जो अपनी लाल गाड़ियां हैं, जिसको लोग लाल गाड़ी के रूप में ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक हम लोगों ने अपना नया आरटीएन रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार किया। और पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक ये लाल कलर की गाड़ियां दौड़ती रहीं। फिर चाहे कोविड के दौर में चाहे आपका दवाएं हों, चाहे किसी प्रकार का पीपी किट्स हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो है एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम लोग ले जाते थे। तो यानी कि हम लोग पत्रों के साथ साथ चाहे आपकी दवाएं हों, चाहे पीपी किट्स हों, यहाँ तक कि कई बार जो कोरोना के जो आपके वैक्सीनेशन की और तमाम चीज़ें थी, वो सारे के सारे जो है डाकघरों के माध्यम से जो है पूरा का पूरा जो देश में एक कोल्ड चेन बना करके पहुंची, ताकि वो सुरक्षित रूप में पहुंचे। और
दूसरा एक चीज जो मैंने कि बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चूंकि डाक विभाग उस समय काम कर रहा था, अगर किसी को पैसे की जरूरत होती अपने इलाके के डाकिया बाबू को याद करता और डाकिया जो है आपको घर बैठे जो है पैसे भी निकाल रहा था। तो आपको क्योंकि उस समय था कि आप बैंकों में जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी, आप एटीएम में जाएंगे तो कई चीजें आपको टच करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से जो है आपकी सारी चीजें हो रही थी। तो कोविड में जो है डाकघरों ने न सिर्फ आप देखेंगे कि गांवों में गए, बल्कि कई बार जो है नावों पर गए, कई बार जो है जंगलों में गए लोगों के लिए। तो हर जगह जो है डाक विभाग जो है काया, और डाक विभाग ने उस समय आपातकालीन सेवाओं के रूप में अपनी महती भूमिका निभाई। हैरानी होती है कि इतना सारा काम हुआ है लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है। आज हमारा नसीब है कि आप जो बताते हो वो सब सुनेंगे, जानेंगे और उसका फ़ायदा भी लेंगे। सर, आज ये इंटरनेट का ज़माना जो है, सोशल मीडिया का, तो उसके सामने अपना चिट्ठी वाला व्यवहार वो कैसे टिक सकता है और उसका क्या योगदान है? देखिए, हम जहाँ बैठे हुए हैं ये गुजरात की धरती है और इसे गुजरात के बापू थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और बापू जी का सबसे बड़ा एक शौक था चिट्ठियाँ लिखना। वो एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से पत्र लिखा करते थे। और डाक विभाग उस दौर में अगर बापू जी को कोई भी चिट्ठी आती थी तो लोग कई बार लिखते थे कि महात्मा गांधी जी जहाँ भी हों वहाँ मिले। तो डाकिया जो है उनको पूरे देश में हम लोग ढूंढते थे कि महात्मा गांधी जी इस समय कहाँ पर हैं, वहाँ भेज करके उनकी जो है चिट्ठियाँ डिलीवर करते थे। तो चिट्ठियों का अपना पूरा एक लंबा इतिहास रहा है। आप देखिए आज के दौर में जो पत्र लेखन है वो साहित्य की भी एक विधा है। तमाम इस पर जो है किताबें हैं, तमाम लोगों ने जो पत्र लिखे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपने समय की जो परिस्थितियां थी, जो परिवेश था, उसका कहीं ना कहीं वो जीवंत दस्तावेज था। तो साहित्य की एक विधा भी है पत्र लेखन। और तीसरी बात कि ये जो पत्र हैं ये धरोहर के रूप में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आज हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ईमेल की बात करते हैं, व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो कई बार आप सोचिए कि जो ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं क्या ये भविष्य के लिए सुरक्षित हैं? जैसे हम सभी को पता है कि सबसे पहले जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में आर्कुट आया। आर्कुट जितना तेजी से आया उतना ही तेजी से खत्म हो गया। आज हम जो भी चीजें लिख रहे हैं जिन सोशल मीडिया साइट्स पर, अगर अचानक ये सभी मीडिया साइट जो है बंद हो जाए तो क्या होगा? आपकी चीजें कहाँ जा रही हैं? तो इसलिए जो है चिट्ठियों का लिखना बहुत जरूरी है। आपको जानकर करके हर्ष भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि जो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग साहब, जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने अपनी बिटिया के पैदा होने पर उसके प्रति जो भाव थे वो एक पत्र में लिखे और उसको ले करके उन्होंने इसको एक बॉक्स में सुरक्षित कर लिया कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो इस बात को समझ सकेगी कि उसके जन्म पर मुझे कितनी अच्छी अनुभूति हुई। सोचिए, उन्होंने भी इस भाव को फेसबुक पर नहीं लिखा बल्कि जो है एक पत्र के माध्यम से उस चीज को सुरक्षित कर लिया। तो आज के दौर में जो पत्र लेखन की जो विधा है उसको कहीं ना कहीं देखिए वापस लाना होगा, और इसलिए भी लाना होगा कि जो पत्र लेखन है वो आपके जो मौलिक विचारों को कहीं ना कहीं जो है प्रकट करता है। सर, आपने पत्र लिखने की जो बात की और जो इमोशंस डालने की बात की वो बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट फैमिलीज़ में भी माँ बेटा, हस्बैंड वाइफ, दो भाई भाभी अगर लिखना चालू करें तो काफ़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। आज कोई बाप अपने बेटे को, कोई बेटा अपने बाप को आई लव यू नहीं बोलता, लेकिन जब लिखेगा, अगर आई लव यू नहीं लिखा तो भी उसकी जो ममता जो उसमें दिखेगी वो बहुत कुछ कह जाएगी। अगर बात सही है, जैसे हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, मुझे नहीं लगता कितनी हिम्मत है कि हम लोग सीधे से अपने माँ बाप को बोल सकें कि आई लव यू, लेकिन यह है कि लिख तो सकते हैं। और जिस हिसाब से हम लोग जब लिखा करते थे चिट्ठियाँ और पलट करके जब पापा उस पर अंडरलाइन करके भेजते थे कि ये देखो ग्रामर मिस्टेक है, किसे प्रिय लिखना है, किसे आदरणीय लिखना है, किसे पूजनीय लिखना है, नीचे किसके प्रति क्या भाव होना चाहिए। तो ये जो शब्दों का चयन था, आप सोचिए कि हम लोगों का ग्रामर भी सही हो गया। हम लोग सुलेख और आलेख लिखते थे, भाषा पर जो है पकड़ हो गई, और आगे हम लोगों को परीक्षाओं में इन सब चीज़ों का बहुत फायदा हुआ। और उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आज हम लोग किसी भी बात पर आराम से घंटों बात कर सकते हैं, घंटों बहस कर सकते हैं, घंटों वार्ता कर सकते हैं। तो वो जो मौलिकता है वो चिट्ठियों के माध्यम से जो है सुरक्षित है। और इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ूंगा, कई बार आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाके में लोग जो लेटर बॉक्स की पूजा करते हैं, उस दौर में उन लोगों को क्या लगता था, कहीं मैंने एक बार कहानी भी पढ़ी थी एक महिला की, कि वो उसके पति देव जो है मुंबई में रहते थे, तो वो वहाँ पत्र डालती और फिर पति देव को जो है पहुँच जाता।
तो उसने वो जो लाल कलर का एक दिन देखा, जब डाकिया बाबू सुबह गया उसको खोलने, तो देखा उस पर पूरा सिंदूरी कलर का जो है रंग लगा हुआ है। उसने गांव में पता किया कि भाई ये किसने लगा दिया। तो वो महिला सामने आई, बोली ये हनुमान जी का स्वरूप है, ये मैं इसमें चिट्ठियां डालती हूँ और ये उड़ कर कर करके जो है वहां पर जो है बंबई तक जो है मेरे पति देव के पास पहुंच जाती हैं। तो वो जो भाव हैं, ठीक है ना, और इसीलिए आप देखेंगे कि डाकिया और डाक विभाग को लेकर करके तमाम पुस्तकें रची गई, तमाम गीत रचे गए, तमाम फिल्में रची गई, उनको लेकर के तमाम डॉक्यूमेंट्री और कहानियां रची गई। तो हमेशा याद रखिए कि जो हमारा डाक सिस्टम है वो भारत में बहुत मजबूत है और ये आने वाले दिनों तक भी लोगों को यूं ही जीवंत करता रहेगा। सर मैं दो चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एक तो डाक विभाग जो है वो बिजनेस में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में जी, कैसे मदद करता है और क्या क्या करता है? देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ वो चिट्ठियों के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ। आज पूरी दुनिया में सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, बल्कि जो तमाम पार्सल हैं, तमाम जो बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं, तमाम ये सारी की सारी चीज़ें जा रही हैं। तो भारतीय डाक विभाग के माध्यम से आप दुनिया भर में जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके पार्सल हैं, जो भी आपका सैंपल है, वो पूरी दुनिया में आप भेज सकते हैं। लगभग 200 से ज़्यादा देशों में आप करीब अपने जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है चीज़ें भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। उसमें हाल ही में डाक विभाग ने एक नया प्रयोग किया है, डाकघर निर्यात केंद्र। बेसिकली आप देखेंगे कि रूरल इलाके में तमाम लोग, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी पहल है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करें। इसके अलावा तमाम जो हमारे जीआई उत्पाद हैं उनको हम लोग प्रमोट करें, तमाम हमारे जो एमएसएमई प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग प्रमोट करें। तो कहीं ना कहीं जो एक आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल की जो बात हो रही है उसको अगर प्रमोट करना है तो डाकघर निर्यात केंद्र उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से लोग अपने आर्टिकल को बुक कर सकते हैं, उनको किसी भी कस्टम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी उनका जो कस्टम क्लियरेंस भी होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। वो डाक विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उसको अपलोड करेंगे और घर बैठे न सिर्फ आर्टिकल को बुक कर सकते हैं बल्कि उसका जो है पेमेंट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है उसका जो है घर से जो है पिकअप भी जो कर लिया जाएगा। तो आप देखिए कि एक नया चीज है कि शहरों में जो सुविधाएं उपलब्ध थी अब हम जो है रिमोट एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सुविधा को विस्तार दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से जो हमारे स्थानीय निर्यातक हैं वो लोकल से अब ग्लोबल हो रहे हैं। क्या बात। तो ये तमाम चीजें हैं जो डाक विभाग कर रहा है। और दूसरा जो हमारे यहाँ पर, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो यहाँ पर आप शाही बाग में हमारा एक फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, इसके अलावा सूरत में इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है। तो जो लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं या जो विदेशों में चीजें भेजना चाहते हैं वो वहां के माध्यम से भेजेंगे और वहां पर जो सबसे बड़ा फायदा है कि कस्टम क्लियरेंस ऑन स्पॉट है। किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि दिल्ली या मुंबई में जा करके आपका उत्पाद किसी भी रूप में फंसेगा। इसके अलावा हमारे जितने भी डाकघर हैं, हमारे जो विभागीय डाकघर हैं, वहां से जो है विदेशों के लिए आर्टिकल्स खूब तेजी से बुक हो रहे हैं और लोग जो है वहां पर भेज रहे हैं। और इसमें एक चीज और अच्छी चीज जुड़ती है भैया, मैं फिर कहूंगा कि ये सिर्फ हम कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि उसी के साथ जो यहाँ की जो विरासत है, जैसे हम गुजरात में बैठे हैं, गुजरात की बहुत चीजें हैं जो दुनिया में जानी जाती हैं। अब सोचिए कि वो चीजें गुजरात से जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में पूरी दुनिया में जा रही हैं। जरूरी नहीं कि आप कोई अगर यहाँ पर घूमने के लिए आता है, हो सकता है उसे कोई चीज अच्छी लगे, वहां जाकर करके अपने लोगों के साथ अगर उस भाव को शेयर करता तो बोलेगा ना ठीक है भाई मेरे लिए भी इस प्रोडक्ट को मंगा दो। तो बड़ा आसान तरीका है कि आप डाकघर निर्यात केंद्र से लेकर करके या किसी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उस प्रोडक्ट को जो है पूरे दुनिया में मंगा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम लोग डाक विभाग जो है एक्सपोर्टर्स के लिए कर रहा है। जो सर मैं जब इंटरव्यू लेना मुझे बताया गया तो मुझे लगता था बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं तो जो सवाल पूछता हूँ उसकी आप इतनी अच्छी क्लैरिटी देते हो कि मुझे और कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपने एक ही सवाल में इतना अच्छा जवाब देते हो कि बात बड़ी मज़ा आ गई आपसे बात करने की। मतलब कि आप सवाल अच्छे पूछ रहे हैं। सर दूसरा आपने उस दिन जो बताया था विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि स्टैम्प्स के बारे में, कि मुझे अगर मेरे नाम की स्टैम्प बनानी है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, ऐसे हितेन वसंत है, तो क्या करना चाहिए, वो क्या है वो बताइए। नॉर्मली भारतीय डाक विभाग, जैसा कि मैंने कहा कि हर साल जो है डाक टिकट जारी करता है
और दो तरह के डाक टिकट होते हैं। एक डाक टिकट होते हैं जिन्हें हम नियत डाक टिकट कहते हैं, डेफिनेटिव स्टैंप्स कहते हैं। आप सामान्य डाकघरों में जब भी जाते हैं तो उसको लेकर के अपने पत्रों पर चिपकाते हैं। इसके अलावा एक डाक टिकट होता है जिसको हम लोग स्मारक डाक टिकट या कमोमरेटिव स्टैंप्स कहते हैं। नॉर्मली जो हमारे यहाँ फिलैटलिस्ट हैं वो इन्हीं डाक टिकटों का जो है कलेक्शन करते हैं और औसतन जो है पूरे साल भर में करीब ये 60 डाक टिकट अभी जो है जारी हो रहे हैं। अब पहले आपने देखा होगा कि डाक टिकट पर कहीं बापू जी की फोटो है, कहीं डॉक्टर अंबेडकर साहब की फोटो है, कहीं दीनदयाल उपाध्याय साहब की फोटोग्राफ है, मतलब महान विभूतियों की फोटोग्राफ होती थी। अब जो है एक कस्टमाइज जो माई स्टैम्प है, माई स्टैम्प के तहत आपकी खुद की तस्वीर जो है अब डाक टिकटों पर हो सकती है और मात्र आपको जो है 300 रुपये उसके लिए पेमेंट करते हैं। इस 300 रुपये में आपको 12 डाक टिकटों की सीट मिलती है और उस पर आपकी जो है तस्वीर हो सकती है, आपके परिजनों की तस्वीर हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये डाक टिकट जो है आप किसी को गिफ्ट के भी रूप में दे सकते हैं, प्लस अगर कहीं आपको पत्र व्यवहार करना है तो भी भेज सकते हैं। और उसमें एक लाइन और आगे बढ़ करके बोलूँगा, इसमें भी एक नया प्रयोग है कि जो ये थीम दर थीम आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे जब अभी आप देखेंगे उसमें बर्थडे पर थीम है, एनिवर्सरी पर थीम है, शादी पर है, यहाँ तक कि जब कोविड का दौर आया तो रिटायरमेंट पर भी उस थीम पर जो है माई स्टैम्प थीम जारी की। अब फॉर एग्जांपल अब किसी बच्चे का जन्मदिन है, आप सोचिए कि आप उसको क्या गिफ्ट दे रहे हैं। शायद वही गिफ्ट हर साल उसको रूटीनी सब लोग दे रहे हैं, तो अगर हर जन्मदिन पर उसको उसकी खूबसूरत तस्वीर के साथ अगर डाक टिकट भेंट की जाए तो कितना अच्छा लगेगा। किसी की शादी हो रही है, कपल की जो है तस्वीर लगा कर करके अगर उसको जो है डाक टिकट भेंट किया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। किसी के एनिवर्सरी पर सोचिए, अगर उनकी जो है कपल की जो है डाक टिकट लगा करके दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। आप रिटायरमेंट पर, आपके घर में कोई रिटायर्ड हो रहा, मान लीजिए आपके अंकल रिटायर्ड हो रहे हैं, आपने उनको उनके चित्रों के साथ सजी हुई एक डाक टिकट भेंट किया, तो एक नया प्रयोग है। और उसमें जो कारपोरेट और इंडस्ट्री या तमाम विभागों से जुड़े हुए उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने संस्थान के लोगों के साथ भी अब कारपोरेट माई स्टैम्प जो है प्रिंट करवा सकते हैं। और उसका जो है प्राइस जो है 15 लाख रुपये है, जिसमें से 3 लाख रुपये का भी डिपार्टमेंट जो है कुछ रिबेट देता है और उसके बाद 12 लाख रुपये आपको जो है पेमेंट करने होते हैं। तो अब जो है जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि चूँकि गुजरात चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री एक बड़ा संस्थान है और तमाम जो है इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जो है उससे जुड़ करके अपना जो है कारपोरेट माई स्टैम्प जारी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने विश्व डाक दिवस को 9 अक्टूबर को जो मुंद्रा जो पोर्ट है, जिसको कि भारत का पहला निजी बंदरगाह कहा जाता है, जो कि अडानी ग्रुप द्वारा संचालित है, उस पर जो है गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा उस पर एक हम लोगों ने कारपोरेट माई स्टैम्प भी लॉन्च किया। क्या बात है। डाक विभाग में लगभग 13 जो है बचत सेवाएं हैं, जिनके माध्यम से आप देखेंगे कि हर आयु वर्ग के लोग, हर क्लास के लोग जो है, जैसे बेटियों के लिए है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना है, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट है, जो लोग प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खर्च करते हैं ऐसे लोगों के लिए रिकरिंग डिपॉजिट है, तमाम बच्चों के लिए पीपीएफ स्कीम है। तो तमाम इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्कीम डाकघरों में है। मैं ये भी चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है निवेश करें, क्योंकि जो पैसा आप निवेश करते हैं कहीं ना कहीं ये जो है गवर्नमेंट आप ही के ऊपर जो है फाइनली खर्च करती है। सो आज हम लोग चाहेंगे कि आप पत्र भी लिखिए, निवेश भी करिए और माई स्टैम्प के माध्यम से आप अपनी भी तस्वीर जो है डाक टिकटों पर देखिए। मैंने जो सुना था 1,65,000 पोस्ट ऑफिस है पूरे भारत में और उनका पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी बड़ा है। तो सर उसके बारे में कुछ कहिए कि आप ये सब का इसका कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं और ये क्या नेटवर्क है। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि 1,65,000 डाकघर हैं पूरे देश में, और इसमें भी आप अधिकतर जो डाकघर पाएंगे बेसिकली जो है ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ये सारा का ऐसा नहीं कि जो हमारे शहर के डाकघर हैं वो तो एक डिजिटल नेटवर्क पर चल रहे हैं, लेकिन जो गाँव के जो हमारे डाकघर हैं, वो जो डाकिया बाबू आज के दौर में मतलब अपने एक तरफ जो है एक झोला लेता है, बैग लेता है जिसमें उसकी चिट्ठियाँ होते हैं, पार्सल होते हैं, मनी ऑर्डर होते हैं, और दूसरी तरफ एक अगर वो लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो स्मार्ट डिवाइस होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। उस स्मार्टफोन के माध्यम से ही वो सेविंग्स भी करना सिखा रहा है। वो डाकिया डाक लाया से डाकिया एटीएम लाया, डाकिया बैंक लाया तक की भी परिकल्पना को साकार कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने से आप देखेंगे एक कॉमन सर्विस सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक छत के नीचे हम 73 से ज़्यादा सेवाएं देते हैं, वो भी हम लोग ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो पूरा का पूरा आप देखेंगे कि जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत में नया क्रिएट हो रहा है,
ये आने वाले जो भारत के लिए, जिसको हम एक कह रहे हैं ना कि जो विकसित भारत की जो संकल्पना है, जो हमारा कल का भारत है, उसमें जो है एक बड़ा योगदान जो है करने जा रहा है। क्योंकि आज ई कॉमर्स का दौर है और ई कॉमर्स के दौर में देखेंगे कि लोग शहरों से ज़्यादा गांवों में उत्पाद मंगवा रहे हैं और तमाम जो कुरियर कंपनियां हैं उनकी जो है उस रिमोट एरिया में रीच नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है डाक विभाग की यही जो ग्रामीण डाक सेवक और हमारे डाकिया हैं वो ले जा करके चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेज़न जैसे जो बड़े आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है, वो भी आज भारतीय डाक विभाग के कस्टमर हैं और डाक विभाग की जो है सेवाएं कहीं ना कहीं ले रहे हैं। मुझे सुदूर अंडमान निकोबार जैसी जगहों पर भी मैं निदेशक रहा हूँ और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे आइलैंड हैं जहाँ बमुश्किल जो है कुछ दहाई में लोग रहते होंगे, 10 या 20 लोग रहते होंगे। अगर एक किसी व्यक्ति का भी वहाँ पर पत्र आता है या पार्सल आता है तो डाकिया बाबू नाव से जो उसको डिलीवर करने जाता है। तो हम जो है बिना किसी भेदभाव के, आप एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के तहत देश के हर कोने में सभी लोगों को जो है हर चीज पहुंचा रहे हैं। और आज भी जो ये डाक विभाग का जो मूल स्वरूप है, आप कहेंगे कि प्रायः हर दरवाजे पर आज जो है डाकिया बाबू जा करके दस्तक लगाता है। तो हर घर तक जो है डाक विभाग पहुंच रहा है। जो है यादव सर, आपका वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतना टाइम निकाला और आप यहाँ आए, जो बात की है मुझे लगता है काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें पता ही नहीं होगी और जो समझेंगे, जो सुनेंगे, उससे देश को, इंडस्ट्री को, फैमिलीज़ को, बच्चों को, सबको फ़ायदा होगा। आपका खूब खूब शुक्रिया एंड थैंक यू सो वेरी मच। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और आपसे समझते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और गुजरात चैम्बर्स और कॉमर्स इंडस्ट्री का थैंक यू।